हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन की सीरीज। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिनकी प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपका हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कि हम 16 क्लासेज अच्छे से अटेंड कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन को यहाँ पर हम करना स्टार्ट करते हैं। त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर यहाँ पर दी गई है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल आपको निकालनी है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में आपको ये निकालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारा चाल बराबर जो है दूरी बटे समय, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो दूरी दी गई है दूरी के स्थान पर रखेंगे, फिर हम यहाँ पर जो समय है वो समय के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर इससे हमारा प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स चाल। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा जो चाल निकल कर आएगी वो 42 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हमसे जो कहा गया है कि आपको जो है ये चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर हम किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम करेंगे 5/18 की मल्टीप्लाई, जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अगर हम किसी मीटर में दी गई दूरी को किलोमीटर में चेंज करें तो वहाँ पर हम लिखेंगे 18/5। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा हम इसमें करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद में जो हमारा निकल के आएगा आंसर वो हो जाएगा 15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह ओ पर जाता है। तो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। तो ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम से क्या है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है फ्रेंड्स। इस जो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक छात्र कोई ए है, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। कोई छात्र यहाँ पर हमें दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, कोई छात्र बिंदु ए पर आपका उपस्थित है और उसको पहुँचना है बी, लेकिन हमें नहीं पता कि बी बिंदु कहाँ पर है। तो हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें हमें समझ में आएगी उन चीज़ों को हम पुटअप करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आगे कहा गया है इस प्रश्न में कि पहले वे जो बच्चा ए पर है और जिसको बी पर जाना है उसको पहले जाना पड़ेगा ओ पर। तो ओ की स्थिति इसमें बताई है कि वह ए के ठीक उत्तर में, यानी कि ए का उत्तर आपका इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इन दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है वो 120 मीटर यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ओ से बी ठीक पश्चिम में है, तो यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर ये आपका बी हो जाता है। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर दी गई है 50 मीटर। तो यहाँ पर आगे इस प्रश्न में कहा गया है कि ए की बी से दूरी ज्ञात करनी है आपको, यानी कि ये दूरी आपको यहाँ पर निकालनी है। और फिर इसमें पूछा गया है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको एक ट्रायंगल शेप की जो है फिगर मिल जाती है। आपने पढ़ा ही होगा, आपका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो उसके अनुसार यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ए बी की जो हमारी दूरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। ए बी जो है बराबर हो जाएगा √120 का स्क्वायर प्लस 50 का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 120 मीटर। तो इनके बीच की दूरी हमारी ये हो जाती है। अब हम समझेंगे हमारी जो पहली फिगर थी उसको हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह की हमारी फिगर बन गई थी। तो यहाँ पर हमसे डायरेक्शन पूछी गई है बी के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी डायरेक्शन हो गई पूर्व की और ये हमारी हो गई दक्षिण की। तो ये इन दोनों के बीच में है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पूर्व और दक्षिण। तो यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे और समझेंगे इसका जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के समय 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाता है स्थूल चिंपैंजी यानी कि वन मनुष्य जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस स्लोथ चिंपैंजी वन मनुष्य जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन के बारे में। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो पिक्चर है ये स्लोथ की है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 घंटे सोते और भालू जैसे दिखते हैं। एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, निस्यंदन, चालन, अवसादन, निस्तारण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्यंदन। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो यहाँ पर हमें दूरी बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है दी गई है, 110 मीटर यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर दरवाजे के बीच की दूरी गई है 10.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम उस दूरी को जो है सोल्व करके पता करेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर जो है बराबर हो जाएगी आपके यहाँ पर 110 मीटर के। अब बात करनी है हमें 10.7 सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे तो इसकी हमें इसमें जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है ये दूरी मिल जाएगी 1177 मीटर। तो अब इसको हम जो है चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो किलोमीटर में फ्रेंड्स हम कैसे चेंज करेंगे इसको, जो हमारा 1177 है उसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे, जिसको डिवाइड करने के बाद में हमें जो दूरी प्राप्त हो जाएगी वो यहाँ पर हमारे जो है हो जाएगी 1.177, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश को के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ हमारा तीसरे स्थान पर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व में। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई यहाँ पर हमें बतानी है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दिया गया 8600, 8850, 8950, 8990। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8850। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से जो है उसकी दूरी यहाँ पर 8850 मीटर है। यह हिमालय की चोटी है। इसे जो नेपाल है उसमें यहाँ पर अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको बोलते हैं सागर माथा। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, जिसकी गहराई हो जाती है 11,034 मीटर। टूटता तारा होता है कोई, यानी कि आपने अक्सर आसमान में देखा होगा, जिसको फिल्मों में बोलते हैं टूटता तारा हुआ देखा, जिसको देखने से विश पूरी होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानेंगे आखिर टूटता तारा होता क्या है। एक तारा होता है, धूम्रकेतु होता है, उल्का होता है या फिर क्षुद्र ग्रह होता है। तो फ्रेंड्स, जो टूटता तारा होता है वो एक गैसीय पिंड होता है।
लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौर मंडल में जब भ्रमण करते हैं तो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं, यानी कि बर्न होने लगते हैं। फलस्वरूप जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इस घटना को ही टूटता तारा कहते हैं। अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के टुकड़े या पत्थर को उल्का कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो आपका उल्का पिंड, यानी कि जब कोई उल्का बिना पूरी तरह से जले पृथ्वी पर गिरती है तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अब थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। खेजड़ी एक पेड़ होता है जो रेगिस्तान इलाके में खूब मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, और जो पेड़ की छाल है वो दवाइयों के काम आती है। इस पेड़ की जो फलियाँ होती हैं उनके द्वारा सब्जी बनाई जाती है, और इनकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जो है जानवर खाते हैं, यानी कि जो जंगलों में पेड़ होते हैं तो वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो इनको अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें जो है कटीली झाड़ी से बनाई जाती है। तो ये उसने अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताया जहाँ पर वो रहता है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राजस्थानी एक यहाँ पर ऐसा स्थान हो जाता है जहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पे देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी कि जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यता यानी कि जनरली लगभग 200 किलोग्राम होता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। 3 महीने की आयु के हाथी के जो बच्चे का भार होता है वो 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल आप बोल सकते होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो यानी कि क्विंटल 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा शरीर को इसके ठंडक भी मिलती है जब वो कीचड़ में खेलता है। और उसके कान भी पंखे की तरह के होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों से जो है हवा करता है जिससे उसको गर्मी ना। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है चादर, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की जो बोतल है वो, बैटरी। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का प्रयोग। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा चमड़े का बैग, लकड़ी की मेज, प्लास्टिक फूलदान और चादरें। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। निम्नलिखित का जो है मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपको इधर दिया गया है खाने पीने की चीज़ें दी गई है और इस तरफ आपको दिया गया स्थान। तो यहाँ पर हमको जो है इन चीज़ों को मैच करना है। तो चलिए देखेंगे जो हमारा छोले भटूरे है फ्रेंड्स, आपका छोले भटूरे जो है खाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पंजाब के अंदर हम यहाँ पर बोलेंगे, यानी कि हमारा जो है
यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए जिनका पहला यहाँ पर ई लिखा गया। फिर अगले डिश के बारे में बात करेंगे, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये हमारा खाया जाता है केरल में। तो देखिए केरल कहाँ पर है, देखिए सेकंड ऑप्शन का सेकंड यानी कि बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन में हमें यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे थर्ड की, मछली तेल सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है आपकी कश्मीर में। तो आपका कश्मीर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, यहाँ पर कश्मीर देख सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने की परिभाषा और व्याख्या करना, और लास्ट हमारा हो जाएगा जो वस्तु डूबती है और तैरती है उनकी सूची याद करना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन मैं जैसे आपको पहचान बताती हूँ कि आप किन ऑप्शन को जो है इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे याद करने वाली बात आई है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर भी याद करने वाली बात आ जाती है वहाँ पर वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो डी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को, सहपाठी सीखने को यानी कि पीयर लर्निंग, जो सहपाठी के साथ में रहकर सीखते हैं, डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन को, इंक्लूसिव समावेश को। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हमारा जो है डी ऑप्शन यानी कि ए, बी और डी, ये तीनों ही जो है कथन हमारा सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमारा सी नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर जो है हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करके दिखाना। तो फ्रेंड्स अवलोकन द्वारा बच्चे सबसे बेहतर तरीके से सीखेंगे, तो अनुभव के जरिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के प्रत्यय एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के संदर्भों, संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, सेकंड ऑप्शन हो जाता है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूप का विकास करना, थर्ड ऑप्शन हो जाता है विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, और लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रत्यों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए जो है अनुमति देना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं,
सेकंड ऑप्शन हो जाता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। थर्ड ऑप्शन हो जाता है किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाए। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिगम उपयोग करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन करने के लिए प्रस्तुत है, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन, क्रम निर्धारण, मापनी, जांच, सूची या फिर सहपाठी आकलन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। थर्ड ऑप्शन हो जाता है यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन या फिर नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर आपका ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए, और जो ऑप्शन आपका सी है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, या फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? चीजें जो बनाते और करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा कार्य और खेल, भोजन एवं जल, और लास्ट हमारा हो जाएगा हमारा आश्रय। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों या व्यक्तियों में रक्त संबंध पाया जाता है। थीम परिवार तथा मित्र में प्रमुख विषय में 4 उप विषय आपके आते हैं: संबंध, कार्य और खेल, जानवर तथा पौधे। पौधे और जानवर का जो सचेत रूप से परिवार और दोस्तों के विषय में जो है इनको शामिल किया जाता है, और उजागर हम कह सकते हैं कि इनको उजागर किया जाता है। मनुष्य उनके साथ घनिष्ठ संबंध होता है इनका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाए? लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? और लास्ट हमारा हो जाता है पत्तियां का रंग जो होता है वो हरा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जवाब ये बी क्यों होगा? आपके मन में प्रश्न आया होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा बी प्रश्न जो ऑप्शन होगा उसको हमने यहाँ पर सही क्यों बताया? क्योंकि यह एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण की अध्यापिका जो है शिक्षिका है अपनी छात्रों को सृजनात्मक की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन बी को सही बताया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स आप जब भी इस जो है प्रैक्टिस को करो, इस सेशन को जो है आप पढ़ोगे और इस क्लास को जो है दोबारा से भी आपको पढ़ना, दोबारा से जैसे आप इसको पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ जैसे भी आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो अपना जो है स्कोर ज़रूर कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा भी हम इसको कह सकते हैं, और हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो जाएगा मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।